नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था 50%, उसको हटाकर 18% कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जो अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगाया गया, उसको तो हटाया ही गया है। लेकिन जो पहले से 25% टैरिफ था उसको भी हटाकर 18% कर दिया गया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। और आज हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी संसद में किया गया, उनको फूलों की माला पहनाई गई और कहीं ना कहीं इससे भारत में तमाम लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत नहीं किया है और कांग्रेस हर बार की तरह एक बार फिर पीएम मोदी को घेरती हुई नजर आई है। और किस तरीके से आगे इस पर क्या कुछ हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो है राकेश कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, डीयू से हैं। साथ ही साथ जी। हमारे साथ विशाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, संपादकीय सलाहकार हैं, हमारे सहयोगी हैं। दोनों से चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम राकेश कुमार सिंह जी से ही सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट भारत का अमेरिका पर पड़ा है, जिसकी वजह यही रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेके और 50% से हटाकर 18% पर भारत के ऊपर टैरिफ अब इम्पोज किया गया है। जी, राधा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, ये जो वैश्विक जो स्तर पर जो उठा-पटक चल रही थी अभी हम देख रहे थे और जो जी, हमारा जो यूनियन बजट भी पेश हुआ जिसमें आप देखते हैं 1 तारीख में, बहुत ही निर्णायक रहा उसको देखते हैं। 2-3 पहलुओं को उसको हम देखें, इसको समझने के लिए इसके हमें पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है, उसका कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा एक मैसेज गया है। तो वो एक जी, कारण देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर करने के लिए, लेदर सेक्टर को बेटर करने के लिए एक बहुत बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नाम दिया और पूरे जो आर्थिक जगत इसका नाम दे रही है। तो अमेरिका इस बात को अच्छे से समझ सक गया कि भारत आर्थिक क्षेत्र पे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और वो किसी जी, भी देश के साथ अपना स्वतंत्र है, किसी तरीके के साथ भी कोई आर्थिक संगठन बनाने के लिए। तो ये सबसे पहला मुद्दा मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर जिसने भारत ने एक बहुत ही जोरदार जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि और भी जो भारत कई सारे एफटीए जो इसके अलावा हमने 8 कंट्रीज के साथ साइन किए हैं, उसका भी अमेरिका को कहीं न कहीं पता चल गया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है और जो विकसित भारत का हमारा जो कांसेप्ट है और आत्मनिर्भर भारत का है, उससे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज गया, जो हमारे वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा जी ने भी, जो बग्गा जी ने भी इसकी बहुत तारीफ की कि किस तरीके से भारत बहुत अच्छे तरीके से अपने जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स है, उस पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि बहुत अच्छा एक मैसेज गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नतीजा आप 18% का जो अमेरिका ने घुटने टेके हैं और जी। जो टैरिफ की बात की, इसका बहुत बड़ा इसका वजह रहा है। जी। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और कहीं न कहीं विशाल जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से भारत के रिश्ते तमाम देशों के साथ मजबूत हुए, जिस तरीके से भारत ने बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने दिया, कहीं न कहीं इसी का ये मेजर इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नज़र आया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विशाल जी, आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई भी पोस्ट लिखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी ज़रूर लिखते हैं। ये जो वर्ड है माय डियर फ्रेंड, किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है वो? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर मैं माय डियर फ्रेंड करके संबोधित करूंगा तो एक इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, पीएम मोदी जो है मुझे बहुत अच्छे से लेंगे? लेकिन उनको ये भी समझने की कहीं ना कहीं जरूरत होगी कि अब भारत जो है समझ चुका है कि ट्रंप क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं और अपने शब्दों का चयन जिस तरीके से करते हैं, उसकी जाल में भारत अब फंसने वाला नहीं है। राधा देखिए, जो भारत और अब ये अमेरिका के जो रिश्ते हैं, वो बड़े स्पेशल रहे हैं। स्पेशल जी, अगर आप 90 के दशक में जब से वाजपेयी जी थे और उधर बिल क्लिंटन थे, वहाँ की विदेश मंत्री थी मैडलिन ऑलब्राइट और भारत के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह। जी, परमाणु परीक्षण के बाद से एक हमेशा ऊंचाई की ओर भारत अमेरिका के रिश्ते जो है वो मतलब गए। मतलब एक समय पे भारत बहुत रूस के करीब हुआ करता था। 90 के दशक में जो है हमेशा से भारत और मतलब पिछले 3 दशक में आप देखें, ट्रंप के आने के बाद से, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पर्सनल केमिस्ट्री पे वो यकीन रखते हैं। आप जी, कभी भी आप देखेंगे, आप पिछले 10 सालों में, तो हमेशा से क्या होता है कि जो एक पर्सनल केमिस्ट्री होती है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है।
मतलब आप देखो कि ट्रम्प के चुनाव में पिछली बार उन्होंने बाकायदा जाकर एक प्रकार से प्रचार किया, जबकि कई लोग जी ने इस पे जो है नानुकुर भी किया कि भाई हमें किसी की इंटरनल राजनीति में क्यों दखल देना है। दूसरा है कि वो ट्रम्प भी इन चीजों को समझते हैं, जब एक भारत का महत्व क्या है और उनसे एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। खासकर जी अगर हम देखें भाई, अमेरिका और भारत इतने क्लोज हैं क्योंकि दोनों दोनों एक लोकतंत्र हैं, और ये अमेरिका जो है चीन के एज ए काउंटर के तौर पे, एक साथ के तौर पे भारत को लेता है। तो हमेशा से ट्रम्प का ये रहा है, जो कि नहीं होता है कि अगर आप किसी के साथ गर्मजोशी से अगर हाथ बढ़ाते हैं तो हर दोनों नेता जो है एक दूसरे की साइकोलॉजी को जानते हैं, और मैंने कहा कि पर्सनल केमिस्ट्री। लेकिन हाँ, लेकिन बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान होगा कि अगर मुझे कुछ कुर्बान करना पड़े, जब पहली बार ट्रम्प के ये यूएस ने टैरिफ की घोषणा की और एक प्रकार से बहुत हमलावर हुए, जो कि हमारे जी लिए एक देश के तौर पर भी मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक था कि अचानक से एक चीजें बहुत स्मूथ थी और इन्होंने एक प्रकार से कनपट्टी पर बंदूक रख के जो जी प्रयास किया ट्रम्प ने, बेसिकली उसको हम डिप्लोमेटिक वर्ड तो नहीं होगा, एक जो गुंडागर्दी वाला जो था मामला, ठीक है ना भाई साहब, आप हमारे हिसाब से चलो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो भारत ने, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत लाइन पूरा बोली थी कि मुझे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े। उनका मतलब यही था कि जो निजी रिश्ते जो ट्रम्प के साथ उनके बने, जो नहीं कहता, आपने कहा कि भाई माय जी डियर फ्रेंड लिखते हैं, तो तो भारत ने, मतलब मोदी ने ये साफ कर दिया कि देश पहले है, हमारे राष्ट्रीय हित पहले हैं। जैसे आपके लिए जी नेशन फर्स्ट है ना, कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले हैं। तो और मुझे लगता है कि उसके बाद से आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत ने कभी भी कुछ बहुत उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला, कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। ना जाने ट्रम्प जी ने कितनी बार कहा कि भाई ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हमने सीज फायर किया, मतलब ऐसा 2-3 दिन पे जरूर बोलते हैं, मुझे लगता है 50-60 बार उन्होंने बोल चुका होगा, लेकिन भारत ने जी कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि आपको ध्यान देना था कि हमें ट्रम्प के ईगो को भी नहीं हर्ट करना है इस बात को, चूंकि देखिए सारा कुछ मामला ट्रम्प का ईगो भी है। जी है ना, कि वो चाहते थे कि उन्हें ट्रम्प के लिए जो है नोबेल पीस के लिए, जैसे कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, वो चाहते थे कि बिल्कुल भारत भी जो है, तो चूंकि देखिए भारत एक ऑटोनोमस, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक ऑटोनोमस है। ये नहीं कि भाई आपके दबाव में या किसी के प्रेशर में, हम कभी नहीं, मतलब आप पूरे भारत का इतिहास देखें तो हमेशा से नॉन अलाइन मूवमेंट का एक रहा है, हम लोग गुट निरपेक्ष जी नीति हमने फॉलो की। तो ये भारत का बड़ा क्लियर रहा है कि भाई हम आपके भले पर्सनल केमिस्ट्री कुछ भी हो, लेकिन हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले हैं। और ये दिखा भी, जो मोदी ने जो मौन व्रत एक प्रकार से धारण किया, वो इसका जी इम्पैक्ट आज आप दिख रहा है। बिल्कुल विशाल तिवारी जी बहुत ही आपने सही बात बोली है और देखिए कहीं न कहीं भारत ने संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की और भारत ने रिएक्ट नहीं किया और उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि शांति से अपना काम करते रहो और जिसको जो कहना है कहने दो। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है कि शांति से भारत ने अपना काम किया, जिसको जो कहना था वो कहता रहा और अंत में उसी ने घुटने टेक दिए। राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने कैमरे को जरा ऑन कर ले। आई थिंक कुछ दिक्कत हो रही है और ऑडियो आपका लगातार शायद हमारे साथ आ रहा है। आपसे चाहूंगी कि आप एक बार अपना ऑडियो चेक कराएं प्लीज। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है राकेश जी डिस्कनेक्ट हो गए, मैं किसी और। ठीक है, राकेश जी जब तक आते हैं तब तक हम विशाल जी आपसे ही समझ लेते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से अब टैरिफ जो है घटा दिया गया है, 18% कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट विशाल जी आप किस सेक्टर पर पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि देखिए जो हमारी इकोनॉमी है, वो सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे किस तरीके से टेक्सटाइल के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर इस टैरिफ का पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति हैं, वो इसकी शिकायत भी कर रहे थे क्योंकि समर सीजन में ऑर्डर्स भी इस बार काफी घट गए, ऑर्डर्स भी नहीं आए। लेकिन अब जिस तरीके से बजट में भी बड़ी घोषणा की गई टेक्सटाइल सेक्टर को बूम देने के लिए और ईयू के साथ भी चूंकि ट्रेड डील हुई है तो जाहिर सी बात है कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिलना तय है। अब यहाँ पर और कौन से सेक्टर्स होंगे जिसमें भारत को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस ट्रेड टैरिफ के घटने के बाद? राधा देखें, देखिए जाहिर तौर पे जैसे कि जो टेक्सटाइल जो था हमारा एक बड़ा जी एक्सपोर्ट यूएस को रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है पड़ा, खासकर कुछ फैक्ट्रियों के उसमें डिमांड्स के ऊपर जो है वो फर्क पड़ा। जी
तमिलनाडु व इन सब जगहों पर जो है डिमांड्स कम हुई, कुछ बंद भी होने के कगार पर पहुंच गई। बिल्कुल। ना फिर दवा का हम बड़ा वो हमारा एक्सपोर्ट है ना। बिल्कुल, अब देखो फार्मा सेक्टर। हाँ फार्मा भी है। देखो उसमें दरअसल देखो राधा, सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो अमेरिका की ओर से, वो है कृषि और डेयरी। ये दो जी, बड़े ऐसे सेक्टर हैं। चूंकि दिक्कत क्या है कि अमेरिका में हैविली सब्सिडी, मतलब वो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, और जी, अगर हम उनसे मार्केट में compete करने जाएंगे तो हमारे सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर, खासकर डेयरी और कृषि से लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी, तो उनके हितों, हाँ उनके हितों को बचाना, और प्रधानमंत्री ने और सरकार ने मुझे लगता है कि आश्वस्त किया है कि हम उनके हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब मुझे लगता है कि डिटेल अगर सामने आएगी तो और हम कुछ बातचीत करने की स्थिति में होंगे कि बिल्कुल इन मुद्दों विशाल पर। तिवारी जी। और जैसे आप कृषि की डेयरी की बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब एडिशनल 25% टैरिफ जब लगाया गया था भारत के ऊपर, तब उस समय अमेरिका भारत से यही डिमांड कर रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कुछ हमें और रिलीफ दीजिए। जिस पर पीएम मोदी ने खुलकर कह दिया कि देखिए हम अपने किसानों का नुकसान नहीं करा सकते, भले ही आप हम पे 50% टैरिफ लगा दो। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड पीएम मोदी लेते हुए नजर आए अपने फार्मर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, वही वर्क करता हुआ बहुत ज्यादा नजर आया। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये भी देख लिया राकेश जी कि भारत के पास बहुत सी संभावनाएं हैं। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो भारत की शक्ति को नहीं देख पा रहा था, अब अमेरिका ये मजबूर हो गया कि भारत की शक्ति को देखा जाए। साथ ही राकेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है, हमने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया उसमें अमेरिका ने ये दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हालांकि भारत ने तो इसकी पुष्टि की नहीं है, इंतजार करना होगा कि क्या भारत ऐसी पुष्टि करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट इंडिया रशिया रिलेशन पर और इंडिया वेनेजुएला रिलेशन पर? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से जैसा विशाल जी ने भी समझाया, पहली बात तो हम समझ गए कि भारत आर्थिक मामलों में या राजनीतिक मामले में स्वतंत्र है। हम किसी भी देश के प्रभाव में आकर के हमारी आर्थिक नीति या जो हमारी विदेश नीति काम नहीं करती है। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि जैसा कि अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कह रहे हैं कि हम उनके साथ मतलब डील करेंगे और रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ संभावना होगी। भारत-रूस के बीच जो संबंध है, आर्थिक संबंध है या जो हमारा राजनीतिक संबंध है, बहुत ही मैच्योर रिलेशन है हमारा। तो भारत का मुझे लगता है जैसा कि आपने ही बताया जो हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ अर्थशास्त्र की तरफ बढ़ भी रहे हैं, विश्व की बहुत जल्दी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। तो भारत मुझे लगता है इसमें बहुत स्वतंत्र है अपना विचार करने से। हो सकता है उसमें हम थोड़े बहुत कुछ बदलाव करेंगे, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का यह कहना कि भारत पूरी तरीके से रूसी तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका के जी, कहने के हिसाब से हम वेनेजुएला की तरफ जाएँगे। मुझे लगता है कि ये हमारी 140 करोड़ की सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था है, स्ट्रॉन्ग एक हमारा निर्णायक दल है, हमारी एक राजनीतिक नई सोच देने वाली व्यवस्था है और भारत इसके लिए स्वतंत्र है और बहुत अच्छे तरीके से इस पे निर्णय करेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं एक जी, छोटी-सी बात रखना चाहूँगा कि जब भी हम इसमें देखें, जब भी राजनीतिक पहलुओं की हम बात करें या विदेशी नीति की बात करें, वहाँ पर अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा एक रोल होता है, हम देखते हैं। और उसमें हमने देखा है कि हम जिस तरीके से 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी ऑलरेडी हो गए हैं और जैसा कि जी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तमाम, चाहे आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक करें, ये बोल रहे हैं कि 2030 तक हम 10 ट्रिलियन और 25 ट्रिलियन 2047 जो विकसित भारत है, वो भी हो जाएँगे। तो जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारी अर्थशास्त्र की जो नींव है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है कि अमेरिका हमें शायद कुछ न हिदायतें दे सकता है और पूरी तरीके से भारत की आर्थिक नीति या राजनीतिक नियंत्रण नीति पे कोई नियंत्रण नहीं रह सकता और हमारी जो लीडरशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम उन सारे पहलुओं को देखते हुए भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में जो होगा हम करेंगे और रूस के प्रति हमें लगता है हमारा जो झुकाव है और हमारा जो अच्छा एक जी। स्वतंत्र नीति है वो बनी रहेगी मुझे लगता है। जी। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि देखिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद भी भारत ने घुटने नहीं टेके और भारत ने कहा ठीक है आप लगा लीजिए टैरिफ। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हुए नजर आए थे तो क्या गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। साथ ही शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात। अच्छा, ये जो मैं वाकया आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है अमेरिका के घुटने टेकने में, क्योंकि जब वो तस्वीरें ही निकल कर सामने आई थी तब भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एक पोस्ट करते हुए नजर आए थे और उसमें उन्होंने एक बार फिर से माय फ्रेंड नरेंद्र लिखा था। तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रंप समझ चुके हैं
कि भारत झुकेगा नहीं। विशाल जी, आपसे भी हम इसके ऊपर आपकी राय ले लेते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि देखिए, भले ही भारत की तरफ से इस बात का ऐलान अभी नहीं किया गया है, ना ऐसी घोषणा हुई है, लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो हमने देखा था कि पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया, इस बात की जानकारी दी थी कि जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी बात हुई है, उनसे उनकी बातचीत जो है बहुत ही सार्थक रही है। आने वाले वक्त में दोनों देश मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये जो बातचीत हुई, इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस तरीके से बयान दे रहा है, और जिस तरीके से अब अमेरिका की बढ़त वेनेजुएला के ऊपर हमने देखी, किस तरीके से दबदबा वेनेजुएला के ऊपर, वहां के राष्ट्रपति को कब्जा कर लिया, किडनैप कर लिया, और अब जिस तरीके से बार बार ग्रीनलैंड का देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सपना कि मैं ग्रीनलैंड पे हथियार लूंगा, तो क्या हम ये देखें कि जब मन कर रहा है वेनेजुएला से रिश्ते तुम अच्छे कर लो, और जब मन कर रहा है तुम खराब कर लो, क्योंकि पहले तो आप सैंक्शन लगा देते हैं वेनेजुएला के ऊपर, और अब जो है आप कह रहे हैं कि वहां से तुम तेल खरीद लो। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राजा, क्या है कि अगर बहुत ठेठ भाषा में हम कहें तो अमेरिका की ये खास अमेरिका तो नहीं आ चुकी, जो ट्रंप जिस जी, प्रशासन को लीड कर रहे हैं, वो एक प्रकार की ये जो कुछ पूरा कर रहे हैं यूएन को साइडलाइन करके, तो एक प्रकार से गुंडागर्दी है ये, है ना। अगर जी, नहीं होता है कि आप किसी के माथे पर बिल्कुल। बंदूक रख के आप उसको टर्म डिक्टेट करते हैं। अब देखो डुअलिटी कहाँ पे है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए उनसे जो है अभी भी उसके रिलेशन बने हुए हैं। जी, कुछ चीजें हैं जो कि वो यूएस जो है रूस से लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेल ही है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरा स्टॉप किया हुआ है, वो बिल्कुल। खुद नहीं खरीद रहा है। तो ये एक डुअलिटी हुई। दूसरा, ट्रंप ने नहीं होता है कि आपने कई मोर्चे खोल लिए हैं। सबसे बड़ा मोर्चा एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई यूरोप, जो उसका एक बड़ा नेचुरल एलाई है, बहुत समय से सेकेंड वर्ल्ड बिल्कुल। वॉर के बाद से वो भाई कई देशों, आप उनको भी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हो, है ना। कनाडा आपके बगल में है, आप उसको धौंस दे रहे हो कि भाई ऐसा है कि अगर तुम अपने आप को यूएस के अंदर मर्ज कर लो। अब ये सारा कुछ रेयर अर्थ मिनरल पे आपकी नजर है। अब आप यूरोप को समझा रहे जी, हो कि ऐसा है कि तुम मेरे पाले में आ जाओ, नहीं तो चीन जो है तुमसे ग्रीनलैंड ले लेगा डेनमार्क से। तो नहीं होता है कि आप एक व्यक्ति का डर दिखाकर आप चाहते हो कि आप मेरे पाले में, उन्होंने वही भारत के साथ भी, मतलब कई लोगों को भारत में तो मतलब शौक रह गया, जो ट्रंप ने जिस प्रकार से निर्णय लिया और जिस प्रकार से बयानबाजी करनी शुरू की, डेड इकोनॉमी और क्या क्या है, फला फला फला। तो क्या, लेकिन दिक्कत क्या है कि इससे अमेरिका ने जो बहुत समय तक, देखिए कोई भी रिलेशन या कोई भी जो कूटनीति आप किसी देश के संबंध बनाते हैं तो बहुत समय लगता है। जी, आपने एक प्रकार से उसको बड़ा अनसर्टेन, जैसे एक है ना कि ऑल वेदर फ्रेंड एक टर्म होता है डिप्लोमेसी में, आप उसकी जगह आपने बड़ा अनसर्टेन टाइप का माहौल बना लिया कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर भारत ने भी फिर मूव करना शुरू किया। सबसे पहला मूव था जिस हिसाब से राष्ट्रपति पुतिन आए और प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत किया, ये अमेरिका को एक बिल्कुल। बहुत बड़ा मैसेज था। उसके अलावा जिस चीन के साथ हमारी बहुत गलवान के बाद से रिश्ते बहुत तनावपूर्ण बने हुए थे, वहां पर भी मतलब अगर आप पिछले कुछ समय में आप घटनाक्रम देखें, भारत ऐसे रिश्तों को फिर से लगता है कि सामान्य किया जाए। तो एक ये था कि आपने खुद ही, ट्रंप ने ऐसा किया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं था। जब रास्ता नहीं था, अभी हाल फिलहाल जैसे भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील की, तो क्या जी, होता है ना। तो ये सब सारी चीजों को आप जोड़ेंगी मिलाएंगी तो उसका इम्पैक्ट इस ट्रेड डील पे दिखेगा। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप विशाल जी, बिल्कुल। और यही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो 8 महीने की पूरी घटनाक्रम अगर हम देखें, जब से हम्म, ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की और उसके हम्म, बाद से जिस तरीके से भारत मजबूती के साथ, बिना डरे, बिना झुके तमाम देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता हुआ नजर आया। जिस तरीके से रूस के साथ डील हुई, जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, ब्रिक्स में हमने देखा किस तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें कही, और अब हम लगातार देख रहे हैं ईयू के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। ब्रिटेन के साथ हाल ही में एफटीए साइन हुआ, और अब जिस तरीके से भारत बढ़ता जा रहा है, ट्रंप को एक बात क्लियर है कि वो भारत को झुका नहीं सकते हैं, भारत के आगे उनको ही झुकना पड़ेगा। राकेश जी, बहुत खास चर्चा आपके साथ रही, विशाल जी आपके साथ भी। वक्त मुझे इतनी की ही इजाजत देता है।
आगे आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी अब बहुत डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब देखिए जो खनीज की बात कर रहे थे, एक बैठक होने वाली है और उसमें पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं मिला है। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त मुझे इतनी ही समय इजाजत दे रहा है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम आपके जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।